नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड पीजीटी इतिहास की सीरीज चल रही थी, लेक्चर्स क्लास चल रहा था और यह लेक्चर संख्या 4 है मित्रों। और यह जो झारखंड पीजीटी इतिहास का क्लास चल रहा है, यह लेक्चर संख्या 4 है और यह विश्व इतिहास से संबंधित क्लासें हैं। झारखंड पीजीटी इतिहास का जो कंप्लीट कोर्स है, अगर आपको पूरी कंप्लीट कोर्स चाहिए तो इसका जो कंप्लीट कोर्स है, इसकी जो प्राइस है वो 999 रुपया है। 999 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में झारखंड पीजीटी इतिहास का कंप्लीट कोर्स आप लोग ले सकते हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित लेटेस्ट क्लासें होंगी। इसकी टेस्ट सीरीज भी आपको होगी और साथ ही साथ वन लाइनर सीरीज भी मिलेगा, जिसमें 5500 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। ठीक है, तो जिनको भी चाहिए हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। फ्रांस की राजक्रांति के बारे में देखेंगे। देखिए, फ्रांस की राजक्रांति जो है वो 1789 में हुई थी। लुई सैलामा के शासनकाल में फ्रांस की राजक्रांति होती है 1789 में। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था था। कैसी व्यवस्था था? सामंती व्यवस्था था। 1789 में फ्रांस की राजक्रांति होती है और उस समय फ्रांस के जो शासक था वह लुई सैलामा था। लुई सैलामा 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। देखिए, 14 जुलाई 1789 फ्रांस की राजक्रांति के समय में ही वहां की क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह को फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त करने का प्रयास किया। तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भी फ्रांस का जो स्वतंत्रता दिवस है कब है? 14 जुलाई। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति की देन है। ठीक है, देखिए, जो फ्रांस की राजक्रांति हुई थी लुई सोलहवां के समय में हुई थी, लेकिन लुई चौदहवां सबका नाम लुई था, लुई ही नाम था, तो इसलिए क्रम से जैसे शासक होते हैं उनके नाम पर वैसे है। तो लुई चौदहवां जो था यह बहुत ही निरंकुश शासक था और स्वेच्छाचारी शासक था। ठीक है, मैं ही राज्य हूँ, मेरे ही शब्द कानून है, ये किसका कथन था? लुई चौदहवां का। राजा की निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लियामेंट नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था। ये पद वंश क्रमानुगत होते थे, मतलब वंशानुगत होते थे। मतलब न्यायाधीशों के पद पर कौन बैठता था? कुलीन वर्ग के लोग ही बैठते थे और उनका यह वंशानुगत पद होता था। ठीक है, राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने का कार्य कौन करती थी? पार्लियामेंट नामक संस्था करती थी, जिसकी संख्या क्या थी? 17 थी, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसके समय में हुआ था? लुई चौदहवां के समय में हुआ था, जो एक निरंकुश शासक था, जिसने नारा दिया था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे ही शब्द कानून है। ठीक है, वर्साय को फ्रांस की राजधानी लुई चौदहवां ने बनाया था। लुई चौदहवां ने ही वर्साय को फ्रांस की राजधानी बनाया था। लुई सोलहवां 1774 में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। लुई सोलहवां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था? 1774 में। इसी के समय में ही फ्रांस की राजक्रांति हुई थी। लुई सोलहवां की पत्नी मेरी एंटोनेट और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई सोलहवां की जो पत्नी थी मेरी एंटोनेट कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था, क्योंकि वर्साय की जो समाधि थी, राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था। लुई चौदहवां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। लुई चौदहवां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दी गई थी। ठीक है, ये राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था, एक कथन है, आपको समझना चाहिए कि वर्साय का जो महल का निर्माण किसने किया था? लुई चौदहवां ने किया था। तो क्या हुआ, जो फ्रांस के जो शासक होते थे वो बहुत ही स्वेच्छाचारी होते थे और वह सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं पर ही ध्यान रखते थे। इसीलिए कहा गया है कि राष्ट्र की जो समाधि थी वर्साय का भड़कीला राज दरबार था।
टैले और टीथ दो प्रकार के कर हैं। टैले जो होता एक प्रकार का भूमि कर था टैले, और टीथ जो कर था एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना होता था। तो टीथ होता है एक प्रकार का धार्मिक कर था जिसे चर्च को देना पड़ता था। फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। वाल्टेयर चर्च का विरोधी था। वाल्टेयर क्या था? चर्च का विरोधी था। रूसो फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का समर्थक था। रूसो फ्रांस में प्रजातांत्रिक शासन पद्धति का क्या था? समर्थक था। एक कथन है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। यह युक्ति किसकी है? तो वाल्टेयर की युक्ति है। वाल्टेयर ने यह बातें कही थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी पुस्तक है? रूसो की पुस्तक है। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी पुस्तक है? वाल्टेयर की रचना है। वाल्टेयर ने ही कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। कानून की आत्मा की रचना मॉन्टेस्क्यू ने की थी, जिसमें विभिन्न सरकारों के 3 अंगों कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया गया था। ठीक है। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? समानता था। समानता। फ्रांस की राज्य क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? समानता, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। फ्रांस एवं स्वतंत्रता एवं बंधुत्व भी क्रांति का नारा था। तो फ्रांस की राज्य क्रांति का नारा क्या था? समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट यानी 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। प्रथम श्रेणी में कौन थे? पादरी वर्ग थे। दूसरी श्रेणी में अभिजात वर्ग था। तीसरी श्रेणी में कौन था? इसमें देश की 90% जनता थी। तो बाकी जो 90% जनता थी वह तीसरी श्रेणी में आती थी। ठीक है। और इसी को क्या होता था? इसी पर कर आरोपित होता था, यही कर देती थी। इस वर्ग में कौन आते थे? व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, किसान एवं मजदूर सभी शामिल थे। ठीक है। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? ली थी। ली। ईटेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1789 में। माप तौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कौन था? हर्डर। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में नेपोलियन का क्या होता है? जन्म होता है। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने ब्रिटेन की सैनिक अकादमी से शिक्षा प्राप्त की थी। सैनिक अकादमी से शिक्षा प्राप्त किया था नेपोलियन ने। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त किया था। 1796 में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को क्या समाप्त किया था। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? 1799 में। नेपोलियन 1799 में प्रथम काउंसिल बना। 1802 में जीवन भर के लिए काउंसिल बना। ठीक है। तो फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था? 1799 में हुआ था। ठीक है। और नेपोलियन 1799 में क्या किया? प्रथम बार काउंसिल बना और 1802 में जीवन भर के लिए काउंसिल बन गया। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का क्या बना? सम्राट बन गया। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? तो नेपोलियन को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को क्या बोला था? बनियों का देश। बनियों का देश कहा कि ये बनियों का देश है, मतलब व्यापारियों का देश है। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर, नेपोलियन की पत्नी क्या थी? कौन थी? जोजेफाइन। ठीक है। को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइस से शादी की थी। मोरिया लुइस से शादी की थी। मतलब पहली पत्नी जोजेफाइन और दूसरी पत्नी क्या थी? मोरिया लुइस थी, जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थे। ट्रफलगर का युद्ध हुआ था 21 अक्टूबर 1805 में। किसके बीच? इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइस से शादी की थी। ट्रफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच में हुआ था। 2 बार रिपीट हो गया है। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी? 1800 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था? नेपोलियन ने किया था। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा। तो अंग्रेजी जहाजी बेड़े का नायक था नेल्सन और इससे हार गया था कौन? नेपोलियन, नील नदी के युद्ध में। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 में नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया था।
1813 की बात है, नेपोलियन को यूरोप के सभी राष्ट्रों ने मिलकर लिपजिंग नामक स्थान पर हरा दिया था और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया। बस ये जानना है कि 1813 में यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को लिपजिंग नामक स्थान पर हराया था और उसे बंदी बनाकर कहाँ के टापू पर रखा था? एल्बा के टापू पर रखा था। परंतु वह क्या हुआ? एल्बा से भाग निकला, अपना फ्रांस का सम्राट बन गया। पहली बार की घटना ये थी। दूसरी बार क्या हुआ? अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 को वाटरलू युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया तथा उसे सेंट हेलेना द्वीप में भेजा। अब इसकी दूसरी बार कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। यहाँ 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? उसका रूस पर आक्रमण करना। इंग्लैंड के वाणिज्य व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया। वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 में क्या किया? फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को देखिएगा। ये लेक्चर संख्या 4 था मित्रों। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। और यह पूरा अगर कंप्लीट कोर्स आप लोग परचेज करना चाहते हैं झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए, तो इसका जो कोर्स है, इसकी जो प्राइस है 999 रुपया है। आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर भी बता दे रहा हूँ। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 831839397276, ऊपर दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।